मेरा नाम रूपाली है। जिंदगी के कई साल बड़ी परेशानी से गुजरे। जिस दिन से मेरे पति की मौत हुई उसी दिन से मेरी जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो गईं। मेरा एक बेटा रोहित और एक बेटी अंजू है। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले 5 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। ये हादसा तब हुआ था जब मेरे पति अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहां पर अचानक आग लगने की वजह से चारों तरफ हड़कंप मच गया था। कुछ लोग तो भाग दौड़ में घायल हुए, जबकि कुछ लोग भीषण आग लग जाने की वजह से जिंदा नहीं बच सके थे। उनमें मेरे पति भी मौजूद थे। वहां पर मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 1 लाख रुपए की सहायता दी गई, जबकि घायलों को फ्री उपचार के साथ साथ 50,000 रुपए की मदद दी गई थी। भला 1 लाख रुपए से आजकल किसका गुजारा हो रहा है? वो 1 लाख रुपए हमारे लगभग 2-3 महीने तक ही चले थे। उसके बाद फिर हमारे घर में परेशानी होने लगी थी। आखिरकार मेरा पति अकेला ही कमाने वाला था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मुझे उनकी शिक्षा से लेकर उनकी परवरिश तक की फिक्र थी। मैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहती थी, लेकिन अब मेरे सपने पूरे करने में मेरा साथ देने वाला मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। मुझे हमेशा अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती थी। इसलिए जब मेरे पति की मौत को 1 महीना हुआ और हमारे घर की परेशानियां हद से ज़्यादा बढ़ गईं, तो मैं नौकरी करने के लिए घर से निकल गई थी। बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया करती थी और उनके लिए शाम तक का खाना भी बनाकर रख जाया करती थी। दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर घर पहुंच जाते थे। मैंने घर में एक मोबाइल छोड़ दिया था ताकि अपने बच्चों से कांटेक्ट कर सकूं। मैं अपने बच्चों की छुट्टी के टाइम पर उन्हें बार बार कॉल करती रहती थी। जैसे ही मेरे बच्चे घर आते, कॉल रिसीव करते ही मुझे बता दिया करते थे कि वो घर पहुंच गए हैं। मुझे तसल्ली हो जाती थी। मैंने बहुत परेशानी भरा वक्त देखा है, मगर कहते हैं ना कि जब इंसान पर परेशानी आती है तो इंसान हर तरह से उनका सामना करना सीख जाता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया था। यही वजह थी कि मेरे पति के मरने के बाद मेरी शिक्षा मेरे बहुत काम आई थी। मेरे पति ने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रहे थे। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। बस जिंदगी में बदलाव मेरे पति के मरने के बाद ही हुआ, जब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ अकेली के कंधों पर आ गई। मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी, उस कंपनी की मालकिन भी एक औरत थी। उसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती थी कि वो भी एक औरत है, फिर भी कितनी कामयाब हो गई, अपना बिजनेस संभाल रही है। मेरी मालकिन बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने हमेशा मेरी ज़रूरत को पूरा किया था। मुझे जब भी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत होती, वो मुझे बेझिझक दे दिया करती थी। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक स्कूटी खरीदी थी, क्योंकि मुझे ऑफिस आने जाने के लिए बस पकड़नी पड़ती थी और बस के चक्कर में मैं लेट हो जाती थी और मुझे कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसलिए मैंने जैसे तैसे स्कूटी खरीद ली और फिर उसके बाद ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब मैं अपने टाइम से ऑफिस पहुंचने लगी थी। एक दिन मैं लगभग 10 बजे के टाइम पर ऑफिस जा रही थी, जब अचानक एक छोटी बच्ची से मेरी स्कूटी की टक्कर हो गई। मैं बहुत घबरा गई थी। उस समय शायद मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए मैं तेज रफ्तार में गाड़ी चला रही थी। वो बच्ची सड़क पार कर रही थी। मैं उसको देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि उस बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर वो मेरी गाड़ी से टक्कर खाकर जमीन पर गिर गई थी। मैंने उसे उठाया। आसपास भीड़ लग गई। लोग मुझे बुरा भला कहने लगे कि एक गाड़ी वाले लोग सड़क पर पैदल चलने वालों को जमीन का कूड़ा समझते हैं। जब मन किया रौंद कर चले गए, मगर मैं ऐसी नहीं थी। मैंने उस बच्ची से भी माफ़ी मांगी और आसपास खड़े हुए लोगों से भी माफ़ी मांगी थी और फिर उसे एक साइड पर ले गई। वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी, बस थोड़ी सी घबराई हुई थी। मैंने दुकान से पानी की बोतल लेकर उसे पानी पिलाया और उससे कहा कि अगर तुम्हें कहीं चोट लगी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं आंटी, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। इस बच्ची की उम्र लगभग 13 साल थी। मुझे इस बेचारी पर बड़ा तरस आया था, क्योंकि ये एक भिखारन थी। जब ये पानी पीने के बाद वहाँ से जाने लगी तो मैंने देखा कि वो आसपास के मौजूद लोगों से पैसे मांग रही थी। मैं जल्दी से उसके करीब गई और मैंने अपने पर्स से निकालकर उसे 500 रुपये दे दिए। शायद 500 रुपये उस गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो उन पैसों को देखकर बहुत खुश हुई थी और उसने मुझसे कहा कि आज मेरे भाई बहन पेट भरकर खाना खाएंगे। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो बच्ची वहाँ से चली गई थी। मैं उस बच्ची को तरसती हुई नज़रों से देखती रह गई थी। एक मैं हूँ
जो अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए नौकरी करती हूँ और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और एक ये बच्ची है जो शायद अपने भाई बहन का पेट भरने के लिए सड़कों पर भीख मांग रही है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे मजबूर लोग हैं जो अपना और अपने से जुड़े लोगों का पेट भरने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। फिर मैं वहां से अपने ऑफिस आ गई थी। अगले दिन मैं फिर से उसी रास्ते से ऑफिस गई, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि मैं बस से जब भी ऑफिस जाती थी तो बस वाला हमें काफ़ी अलग अलग रास्तों से गुजार कर लेकर जाता था। बस में बैठे बैठे हमें रास्तों का ज़्यादा पता ही नहीं चल पाता था। लेकिन जब से मैं स्कूटी पर अपने ऑफिस जाने लगी थी तब से मुझे सारे शॉर्टकट वाले रास्तों के बारे में पता चल गया था। इसलिए इन रास्तों पर मैं इन्हीं दिनों आ रही थी। उस दिन मैंने देखा कि वो लड़की सड़क के किनारे खड़ी हुई आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रही थी और लोग उसे धुतकार रहे थे। ये सब देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की, मगर मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर इससे बात करूंगी और इसे मना करूंगी कि ये भीख ना मांगा करे। उस समय तो मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। रात के टाइम पर भी मैं इस बच्ची की वजह से उसी रास्ते से वापस आ रही थी, मगर मुझे कहीं पर वो नज़र नहीं आई। शायद रात को वो घर से ना निकलती हो। अगले दिन वो बच्ची मुझे फिर से मिल गई थी। अब की बार मेरे पास लगभग आधा घंटा था। मैं इस लड़की से आराम से बात कर सकती थी, क्योंकि मैं आधा घंटे पहले घर से निकली थी। मैंने इसको एक साइड पर रोककर थोड़े से पैसे दिए और कहा कि बेटा तुम भी क्यों मांगती हो। तो वो कहने लगी कि आंटी मेरी माँ बहुत बीमार है, हम 3 भाई बहन हैं, पिता इस दुनिया में है नहीं, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, छोटे भाई को बहुत भूख लगती है, वो तड़प तड़प कर रोता है, माँ बीमार बिस्तर पर पड़ी रहती है, उसे ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही वो कुछ बोल पाती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ दिन की मेहमान है, मगर मैं भीख मांगकर डॉक्टर से अपनी माँ के लिए दवाई ले जाती हूँ और भाई बहन के लिए कुछ खाना भी ले जाती हूँ। इसी तरह हमारा गुजारा चलता है। उस बच्चे की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मजबूरी इंसान को क्या क्या करने पर उतार देती है। ये वाक्य मुझे इस बच्ची को देखकर याद आया था। उसने मेरे आगे हाथ फैलाया और कहने लगी कि आंटी आप मुझे कुछ पैसे नहीं दोगी। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, बल्कि मैं तुम्हें पैसे कमाने का एक नया सिस्टम सिखाऊंगी। मैं उसका हाथ पकड़कर पास में ही एक फूलों की दुकान थी वहां पर ले गई। वहां जाने के बाद मैंने उसके लिए 500 रुपए के गुलाब खरीदे और उससे कहा कि अब तुम इन्हें बेचकर पैसे कमाओ। गुलाब की एक टहनी लगभग 50 रुपए की है। तुम इस एक टहनी को 60 या 70 रुपए में बेचना, तुम्हारे सारे गुलाब बिक जाएंगे। उसके बाद तुम इतने ही पैसों में फिर से गुलाब खरीद लेना और फिर से उन्हें 60 या 70 में बेचना। तुम्हें जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारे पैसे तुम्हारे होंगे। इस तरह तुम्हें लोगों के आगे भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। इस तरह तुम अपनी मेहनत से कमाओगी और लोग तुम्हारे फूल भी ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि गुलाब तो हर किसी को पसंद होता है। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर वो मेरे कहने के मुताबिक लोगों को फूल बेचने लगी थी। मैंने देखा था कि लोग उसके फूल बड़े शौक से खरीद रहे थे। वो छोटी मासूम सी बच्ची थी। लोगों को उस पर तरस आ रहा था। फूल भी ताज़ा और खूबसूरत थे, इसलिए सब उनको पसंद कर रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। ऑफिस पहुंची तो आज मैडम ऑफिस आई हुई थी। कहने लगी कि ऐसा लगता है तुम आज लेट हो गई हो। मैंने कहा कि जी मैडम, रास्ते में मुझे एक बच्ची मिल गई थी, उसकी हेल्प करने के लिए रुक गई थी। उन्होंने कहा अरे वाह, तुम लोगों की हेल्प भी करती हो। मैंने कहा कि जी, जिस पर मुझे तरस आ जाता है मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि कभी हमारी भी हेल्प कर दो। मैंने कहा बताइए मैडम, आपको मेरी किस हेल्प की ज़रूरत है? मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगी। तो वो कहने लगी कि देखो रूपाली, मेरा बहुत बड़ा बंगला है, मुझे अपने बंगले में काम करने के लिए नौकरानियों की ज़रूरत है। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी नौकरानी हो तो मुझे बताना। मैंने कहा मैं आपको नौकरानी के बारे में ज़रूर बताऊंगी, मगर मेरे यहाँ तो कोई नौकरानी काम ही नहीं करती। मैं अकेले ही अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अच्छी हो यार, घर के भी सारे काम कर लेती हो और नौकरी भी करती हो, बच्चों को भी संभालती हो। वेल डन। ये कहकर वो बहुत ज़ोर से हंसी थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अगर मुझसे किसी ने नौकरी के लिए कहा तो मैं उसे आपके यहाँ नौकरी पर लगवा दूंगी। मैडम कहने लगी मगर ध्यान रखना कि काम करने वाली नौकरानी की उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लगभग 18 साल की उम्र की लड़कियां मुझे नौकरी के लिए चाहिए, या उससे कम उम्र की भी हों तो भी चलेंगी।
मैडम की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा था, मगर मैंने उनको बोल दिया था कि अगर कोई ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अगले दिन जब मैं फिर से ऑफिस जा रही थी तो मैंने देखा कि आज भी वो लड़की इधर उधर भीख मांग रही थी। कुछ लोग तो उसे भीख दे रहे थे, मगर कुछ उसे धुतकार भी रहे थे। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं अपनी स्कूटी रोककर उसे उस सड़क पर लोगों से भीख मांगते हुए देख रही थी। मैं अपनी स्कूटी से उतरकर झट से उसके करीब गई। मैंने उसे कहा, ये तुम क्या कर रही हो? कल मैंने तुम्हें फूल खरीद कर दिए थे ना, तुमने वो सारे बेचकर दोबारा से आज अपना वही काम स्टार्ट क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि आंटी, वो सारे पैसे तो हमारे घर का मकान मालिक मुझसे ले गया। दरअसल हम लोग किराए पर रहते हैं, उनका किराया काफी चढ़ गया था। जब मैं रात को घर गई तो वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने मेरे हाथ में पैसे देखे तो मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। इसीलिए मैं अब फिर से भीख मांगने लगी, क्योंकि अभी मकान मालिक को और पैसे देने हैं, कल वाले पैसे कम थे। मैंने उसे समझाया और कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। मैंने आज उसे स्टेशनरी से खरीदकर बहुत सारे पेन और कॉपियां दे दी थी और उससे कहा था कि आज तुम इनको बेचना और इनसे जो प्रॉफिट होगा उसे बचाकर बाकी के सारे पैसों का सामान खरीदकर अगले दिन फिर से यही बेचना। आज वो फिर से बहुत खुश हुई और कॉपी और पेन लोगों को दिखा दिखाकर बेचने लगी। आज भी मैं बड़ी बेफिक्री से ऑफिस आ गई थी, लेकिन अगले दिन जब मेरा सामना फिर से उस लड़की तपस्या से हुआ तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि आज फिर से वो भीख मांग रही थी। मैंने कहा कि न जाने इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, हर बार मैं इसे सामान खरीद कर देती हूँ ताकि ये इज्जत से पैसा कमा सके, मगर ये लड़की तो हर बार भीख मांगने पर उतर आती है। मैंने कहा, तपस्या, आखिर ये तुम क्या करती हो? हर रोज मैं तुम्हें सामान खरीद कर नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें काम करने का तरीका सिखाया तो है, तुम्हारे पैसे कहाँ गए? आज उसने कहा कि मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, सारे के सारे पैसे माँ के इलाज पर खत्म हो गए। ये तो मैं जानती थी कि आजकल इलाज बहुत महंगा हो गया और दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं। मुझे इस बेचारी पर अफसोस होने लगा था। यह हर रोज पैसे कमाती थी और उसे रोज नुकसान हो रहा था। इस बेचारी की ढेर सारी मजबूरियां ही तो थी जो इसका नुकसान कर रही थी। इसे देखकर मुझे एक आइडिया आया। तभी मैं झट से उसके करीब गई और मैंने इससे कहा कि आज भी तुम्हारे पैसे किसी ने ले लिए? तो वो कहने लगी कि हाँ, आपको बताया था ना कि मकान मालिक के पैसे अभी रह गए हैं। ये कहकर उसने अपना चेहरा उदास कर लिया था। मैंने उससे कहा कि अच्छा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हें कहीं काम पर लगवाना चाहूँ तो तुम लग सकती हो। तो वो कहने लगी कि जी, जैसा भी काम होगा मैं कर लूँगी। मैंने उससे कहा तो फिर ठीक है, रात को तुम मुझे यहीं खड़ी मिलना, मैं तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त करती हूँ, जहाँ पर तुम्हें लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम सही सलामत रहोगी और तुम्हें वहाँ पैसे भी ठीक ठाक मिलेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा कि आंटी, मैं रात को आपको इसी रास्ते पर मिलूंगी, आपका इंतजार करूंगी। मैंने कहा कि अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं वहां से अपने ऑफिस आ गई थी। उस दिन ऑफिस में मैडम नहीं आई थी। रात को ऑफिस से छुट्टी पर मैंने देखा कि तपस्या सड़क के किनारे खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे अपनी स्कूटी पर बैठने के लिए कहा और उसको लेकर मैडम के घर चली गई। मैडम का घर काफी दूर था, मगर इस बच्ची के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं वहां गई तो मुझे थोड़ी देर के लिए वहां वेटिंग रूम में बैठा दिया गया। मैडम शायद कुछ लोगों से मीटिंग कर रही थी। जैसे ही वो फ्री हुई तो मुझे अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने नौकरानी से कहा कि रूपाली के लिए चाय नाश्ता लगाओ, मगर मैंने मना कर दिया। मेरे साथ तपस्या को देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, क्योंकि तपस्या का हुलिया बहुत खराब हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ रूपाली, बताओ क्या परेशानी है? मैंने उनको बताया कि आपने मुझसे कहा था ना कि आपको अपने घर के कामों के लिए नौकरानी की ज़रूरत है। मैं जवान नौकरानी तो नहीं ला सकी, क्योंकि मैं बस इस बच्ची को ही जानती हूँ। इस बच्ची को मैंने सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि भीख मांगने से बेहतर है कि ये अपने हाथों से मेहनत करके खाए, ताकि इसे लोगों की बातें ना सुननी पड़े। आप इसे जो काम बोलोगी ये वो कर लेगी। ये बहुत गरीब है, इसे पैसों की बहुत ज़रूरत है और इसकी माँ भी बीमार है और भाई बहन छोटे छोटे हैं, पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद मैडम को काफ़ी अफसोस हुआ था। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अच्छे खासे पैसे दे दिया करूँगी, जिससे इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये लड़की हमारे यहाँ नौकरी पर लग जाएगी, सुबह से शाम तक ये हमारे घर पर नौकरी कर लिया करेगी। नौकरानियां इसे सारा काम समझा देंगी। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी।
मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। उन्होंने मुझसे इस लड़की के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि ये मुझे सड़क पर भीख मांगते हुए मिली थी तो मुझे इस पर तरस आ गया। उन्होंने कहा था तो ठीक है, ये तुम्हारी अपनी नहीं है, इस हिसाब से तुम यहाँ कभी इससे मिलने या बातचीत करने के लिए दोबारा नहीं आओगी। इसे तुमसे मिलना होगा तो ये खुद तुमसे मिलने के लिए चली जाएगी। मैंने कहा मगर मैडम ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी कि मुझे काम के समय मिलने आने जाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर काम करने वाली लड़कियां जब अपने अपनों से मिलती हैं तो उनका काम से ध्यान भटकने लगता है। मुझे ये बड़ा अजीब लगा था कि अगर कोई अपना किसी करीबी को यहाँ नौकरी पर लगा दे और उसका उससे मिलने का मन करे तो मैडम ने उससे मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि जैसा मैडम कहती हैं मुझे वैसा ही करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि मेरी वजह से तपस्या को यहाँ काम करने में कोई परेशानी हो। मैंने मैडम की बात मान ली थी और उन्हें कहा था कि आप इसका बहुत ख्याल रखिएगा। मैडम कहने लगी कि तुम बेफिक्र रहो, इसका यहाँ पर बहुत ख्याल रखा जाएगा। मैं तपस्या को उसी रास्ते पर छोड़कर वापस अपने घर आ गई थी क्योंकि मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मैं घर आई तो मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैंने उनको खाना दिया। घर के अंदर आते ही अपने बच्चों को देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून आ जाता था और वो भी मुझसे लिपटकर बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था। मुझे उसे देखकर खुशी होती थी कि आने वाले समय में ये मेरा सहारा बनेगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने देखा कि मुझे पूरे रास्ते कहीं पर भी तपस्या दिखाई नहीं दी थी क्योंकि उसने मैडम के यहाँ नौकरी करना शुरू कर दिया होगा। मुझे तपस्या को नौकरी पर लगवाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन नौकरी करना उसके लिए भीख मांगने से तो लाख गुना बेहतर था। कई दिन हो गए थे मैं तपस्या से नहीं मिली थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल भी आता कि मैं उससे मिलने के लिए चली जाऊं, ये एक नज़र उसे देख लूं। क्या वो वहां पर नौकरी कर भी रही है या छोड़कर कहीं और चली गई? मगर मैडम की कही बात मुझे याद आ जाती थी कि तुम अब इससे मिलने दोबारा यहाँ पर नहीं आओगी। यही सोचकर मैं तपस्या से मिलने वाली बात को अपने दिल से निकाल दिया करती थी। मुझे तो उसका घर भी नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ज़रूर उसके घर चली जाती कि वो ना जाने किस हाल में है। तपस्या को मैडम के यहाँ नौकरी करते हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। अगर मैं मैडम से तपस्या के हालचाल पूछती तो वो भी काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। उनके सारे काम उनका मैनेजर ही संभालता था। हर रोज़ मेरी नज़र रास्ते में इधर उधर तपस्या को तलाश करती थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि किसी दिन मुझे तपस्या मिल जाए और मैं उससे पूछूं कि वो किस हाल में है। एक दिन दोपहर का समय था जब मेरे ऑफिस की छुट्टी थी और मैं अपने बच्चों को लेकर बाजार जा रही थी। जब अचानक मेरी नज़र तपस्या पर पड़ी तो मैं उसे देखकर दंग रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने दूर से ही तपस्या को आवाज़ लगाई तो वो दौड़ती हुई मेरे करीब आई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी क्योंकि पहले तो उसका हुलिया इधर उधर भटकने की वजह से खराब रहता था, मगर अब उसका हुलिया कुछ अजीब सा हो रहा था। उसने सलवार कमीज पहना हुआ था। कपड़े तो अच्छे थे मगर उसके कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी कमीज का गला बाजू तक आ रहा था। उसने गले में हार और कानों में इयररिंग पहने हुए थे, जबकि बाल खुले हुए एक साइड पर पड़े थे और कानों के पास गुलाब के फूल लगे हुए थे। यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची के चेहरे पर हैवी मेकअप भी हो रखा था। मैंने चौंक कर तपस्या से पूछा कि तुमने ये अपनी क्या हालत बनाई हुई है? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। वो कहने लगी कि आंटी, ये सब मुझे मालकिन ने करने के लिए कहा है। मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ, वहाँ तुम क्या काम करती हो? तुम वहाँ रोज़ नौकरी पर तो जा रही हो ना? तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ, मैं वहाँ रोज़ जाती हूँ। वहाँ मुझे कोई मेहनत का काम करना ही नहीं पड़ता। मालकिन बस मुझे तैयार करके रात को एक बहुत अच्छी जगह ले जाती हैं। वो जगह बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर गाने बज रहे होते हैं, लोग डांस करते हैं। हमारा तो बस इतना काम होता है कि हम ट्रे में शरबत का गिलास रखने के बाद कुछ आदमी होते हैं, उन्हें सर्व करना होता है और वो आदमी हमसे खुश होकर हमें ढेर सारे पैसे दे जाते हैं। मालकिन कहती है कि तू हमेशा इसी तरह के कपड़े पहना कर, इसमें तू अच्छी लगती है, और वो मुझे हैवी मेकअप करने के लिए भी बोलती हैं। ये कहकर वो खूब खुश हो रही थी। कह रही थी कि जब रात को मैं घर आती हूँ तो मालकिन मुझे बहुत सारे पैसे देती हैं और जो आदमी हमें पैसे देते हैं वो सारे पैसे मालकिन खुद रख लेती हैं। मैंने तपस्या से कहा, तुम वो काम करके खुश तो हो ना, या फिर तुम्हें वहाँ ज़्यादा काम करना पड़ता है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी नौकरी का कहीं और बंदोबस्त करवा देती हूँ। वो कहने लगी कि नहीं नहीं आंटी, मैं तो इस काम से बहुत खुश हूँ।
वहाँ तो मुझे डांस भी करना पड़ता है और फिर अमीर अमीर आदमी खूब सारे पैसे देकर जाते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये काम करने में, और इनमें से जो काम मुझे नहीं आते वो सारे ही काम मुझे वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ सिखा रही हैं। डांस किस तरह से करना है, आदमियों से बात किस तरह करनी है, वगैरह वगैरह। उसकी सारी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा हुआ कि मुझे जल्दी ही तपस्या मिल गई और उसने ये सब कुछ मुझे बता दिया। मैंने सोचा कि मैं तपस्या को अब दोबारा मालकिन के पास नहीं भेजूंगी। न जाने मालकिन उससे किस तरह का काम करवा रही है। मैं उसे लेकर अपने घर आ गई थी। मैंने कहा कि अब तुम मेरे घर नौकरानी बनकर रहोगी। उसे देखकर मेरे बच्चे भी हैरान रह गए थे। वो उनकी उम्र की ही तो थी, फिर वो घर के काम कैसे कर सकती थी। वैसे तो मुझे नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसे अपने घर नौकरी के लिए इसीलिए रखा था क्योंकि मैं जानती थी कि ये समाज बहुत खतरनाक है। इस समाज के लोग नोच नोच कर इस बच्ची को खा जाएंगे और वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब तपस्या हर रोज़ सुबह के टाइम पर मेरे घर आ जाती थी और मेरे घर के कामकाज देखा करती थी। उससे जितना हो पाता वो उतने काम कर लिया करती थी। बाकी के सारे काम मैं खुद ही करती थी। मेरे बच्चों को भी एक दोस्त मिल गई थी। वैसे तो मुझे तपस्या पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी मैं उससे सावधान रहती थी। अलमारी में लॉक लगाकर रखती और उनकी चाबियां अपने पास रखती थी। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आती तो तपस्या और मेरे बच्चे मिलकर मेरा इंतजार कर रहे होते थे। घर आने के बाद मैं तपस्या को उसके पैसे दे देती और फिर वो अपने घर चली जाती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए थे। मैं तो ज्यादातर ऑफिस में होती थी। तपस्या से ज्यादातर सामना मेरे बच्चों का ही होता था। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। मेरा बेटा भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसकी नज़र लड़कियों पर रहती, मगर उसने मुझे जो बात बताई थी उस हिसाब से मुझे अपने घर का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। मेरे बेटे ने मुझे तपस्या के जाने के बाद कहा कि मम्मी, जिस दिन से तपस्या हमारे घर में आई है मेरे साथ बड़ी ही अजीब अजीब हरकतें करती है। वो बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ कि आप उसकी मदद कर रही हो, मगर उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मैंने अपने बेटे से कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा वो मुझे चुपके चुपके देखती है और मुझे आंख भी मारती है। एक बार तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कल तो उसने बड़ी ही अजीब हरकत की कि वो मुझे देखकर शर्माने लगी। ऐसे शर्माने की एक्टिंग कर रही थी जैसे वो हर बार मुझसे पहली बार मिली है। मैंने इस बारे में जब अपने एक दोस्त को बताया था तो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि तुम उस लड़की के इशारे नहीं समझे, वो तुमसे प्यार करने लगी है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। मेरा बेटा इससे आगे कुछ कहता इससे पहले मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया था और अपने बेटे से वहीं खामोश रहने के लिए कहा था। मेरा बेटा अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि वो इन सारी बातों को समझता, मगर जो तपस्या उसके साथ कर रही थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तपस्या की भी तो बहुत कम उम्र थी और इतनी कम उम्र की बच्ची आखिरकार ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। मैंने अपने बेटे को समझाया था कि तपस्या तुम्हारी बहनों की तरह है। वो अगर आगे से तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत करे तो तुम उसे प्यार से समझाना, बताना उसको कि शरीफ लड़कियां ऐसा नहीं करती, तुम मुझे अपना भाई समझा करो। मेरा बेटा बहुत समझदार था, इसलिए उसके दिमाग पर मेरी बात अच्छे तरीके से बैठ गई थी। अब मुझे समझ आया कि तपस्या की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है। वो मुझे पहले बता तो रही थी कि मालकिन उसे सिखाती हैं कि मर्दों से बात कैसे करनी है। मुझे मालकिन के ऊपर कुछ शक सा हुआ था। अब की बार मैंने ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, मैंने तपस्या से तो कुछ नहीं कहा था। ऑफिस में ही मेरे एक दोस्त थी। वो भले ही कम उम्र की कुंवारी लड़की थी, मगर दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती। ऑफिस में जॉब करते करते वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी और मुझसे भी पहले से वहां पर नौकरी कर रही थी। मैंने उसे इस बारे में बताया तो ये सुनकर वो शॉक्ड रह गई कि 12-13 साल की उम्र की लड़की ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है, जबकि ऐसी हरकतें तो वो लड़कियां करती हैं जिनके कैरेक्टर ठीक नहीं होते। मैंने अपनी दोस्त मानसी से कहा कि तपस्या ऐसी हरकतें तब से कर रही है जब से वो मैडम के घर से आई है। अभी तपस्या को मेरे घर नौकरी करते हुए 1 हफ्ता ही गुजरा था। मानसी ने मुझे एडवाइस दी कि अगर तुम्हें मालकिन के बारे में जानना है कि वो क्या करती हैं और क्या नहीं, तो तुम्हें दोबारा से तपस्या को उनके यहाँ भेजना होगा। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। मैंने कहा कि मैं इस बच्ची को दोबारा से किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। कहीं ऐसा ना हो कि मालकिन कोई गैर कानूनी धंधा करती हो। वो कहने लगी कि तुम उसे एक बार और भेजो और उससे सारी इन्फॉर्मेशन लो
तभी तुम इस मसले का हल निकाल सकोगी। अगले दिन मैं तपस्या को मैडम के यहाँ छोड़ आई थी। तपस्या ने वहां जाकर कह दिया था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो नहीं आ रही थी। तपस्या वहां पर लगभग 2 दिन तक गई और उसके साथ उन 2 दिनों में जो जो भी हुआ उसने वो सब कुछ मुझे बता दिया। उसने मुझे बताया कि शाम होते ही मालकिन उसे एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहां पर नाच गाना होता है और वहां जाकर उसे आदमियों के पास जाने के लिए कहती है। वो जगह कौन सी थी? मैंने तपस्या से पूछा तो वो मुझे अपने साथ वहां ले गई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि ये जगह एक बार थी और इस समय दिन का टाइम था, इसलिए बार बंद था। इस बार के बारे में मैंने सुना था, ये बार बहुत फेमस बार था। मैंने जब मानसी को ये बात बताई तो मानसी कहने लगी कि रात को हम भी तपस्या के साथ बाहर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर उसके साथ वहां पर क्या होता है। हम दोनों कपड़े चेंज करके वहां चले गए थे और हमने अपने चेहरों पर पार्टी मास्क लगा लिए थे ताकि हमें कोई पहचान न सके। हम जानते थे कि वहां हमारी मैडम जरूर होंगी। वहां जाकर हमारे हाथ काफी सारी इंफॉर्मेशन लगी थी। हमारी मैडम जो एक अच्छी और ईमानदार इंसान होने का दावा करती थी, वो अच्छी औरत नहीं थी, वो बहुत ही घटिया औरत थी। वो बार उसका अपना बार था। वो अपने बिजनेस के साथ साथ साइड से एक बार भी चला रही थी। वहां पर अमीर अमीर मर्द और लड़के आते थे। उन लोगों के लिए जवान जवान लड़कियां रखी गई थी। तपस्या अभी छोटी थी, इसलिए उसे ट्रेनिंग दी जा रही थी कि मर्दों को अपने प्यार में कैसे लुभाया जाता है। वो सारी ही लड़कियां उसे हर एक बात बता रही थी। उनका मकसद था कि जब तपस्या ठीक से जवान हो जाएगी तो वो इस धंधे में पूरी तरह से उतर आएगी। उसे कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बार में खुलेआम नशा किया जा रहा था। जवान लड़के लड़कियां यहाँ आकर खूब बिगड़ रहे थे। न जाने हमारी जनरेशन को क्या हो गया। छोटे कपड़े पहनकर नाच गाना करना, नशा करना, गलत काम करना, ये सब कुछ इन लोगों को अच्छा लगने लगा है। तपस्या मेरे घर से तो ठीक कपड़े पहनकर गई थी, मगर यहाँ उसे छोटे छोटे कपड़े पहना दिए गए थे। उसका खूब मेकअप कर दिया गया था। वो इन छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर कस्टमर को ड्रिंक सर्व कर रही थी। मैंने देखा कि एक मर्द ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और वो उसके शरीर को अजीब अजीब तरह से टच करने लगा था। तपस्या को ये सब बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस इंसान ने तपस्या को पैसे जो दे दिए थे वो खुश हो गई थी। आखिरकार वो तो बच्ची थी, उसके साथ क्या हो रहा है इस बात की उसे समझ नहीं थी। पैसे देखकर वो बहुत खुश हो गई, मगर वो ये नहीं समझ रही थी कि उस समय उसके शरीर के साथ कैसा घिनौना खेल खेला जा रहा था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अब मैंने सोच लिया था कि कल से तपस्या यहाँ पर नहीं आएगी। हमेशा अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। ये सारी वो मजबूर लड़कियां थीं जिन्हें नौकरी की जरूरत थी, जो गरीब थीं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। तभी तो मैडम ने तपस्या का भी फायदा उठाया था। वो अपने घर में कोई नौकरानी का काम नहीं करवाती थी, बल्कि सारी लड़कियों को बाहर ले आया करती थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि तपस्या को डांस भी करवाया जा रहा था। वो डांस सीख रही थी। ये सब नज़ारा बहुत ही भयानक था। छोटे बच्चों को अगर हम अच्छी बातें सिखाते हैं तो वो अच्छी बातें ही सीखते हैं, लेकिन अगर हम उन बच्चों को गलत बातें सिखाते हैं तो गलत रास्ते पर चलने की सीख देते हैं, तो बच्चे गलत रास्ते पर उतर आते हैं। यही वजह थी कि तपस्या का भविष्य मैडम के हाथों खराब हो रहा था, मगर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। पुलिस यहाँ पर रेड मारेगी और मैडम का बार भी बंद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर मानसी ने कहा कि तुम ये काम इतना आसान समझती हो। मैडम बहुत अमीर औरत है, इससे तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचेगा। तुम उनकी कंपनी की एम्प्लॉय भी हो, तुम्हें मैडम नौकरी से भी निकाल सकती है। मैंने कहा मगर वो इस बच्ची का फ्यूचर बर्बाद कर रही है। अगर मैंने भरोसा करके उनको इस बच्ची को सौंप दिया तो वो इस बात का फायदा उठा रही है। वो गैर कानूनी काम कर रही है। यहाँ पर ड्रग्स भी सप्लाई हो रही है। हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी वरना देर हो जाएगी। मेरी दोस्त कहने लगी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर पुलिस भी सबूत मांगती है। इस तरह इतनी बड़ी औरत को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मानसी ने मुझे बिल्कुल ठीक एडवाइस दी थी और अब हमें कुछ भी करके एविडेंस इकट्ठे करने थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर आई तो बहुत परेशान हो गई थी। अगले दिन तपस्या मेरे घर आई तो उसके बारे में सोच सोचकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन मेरे पास एक आइडिया था। तपस्या वहां जाने के बाद अपने कपड़े चेंज कर लिया करती थी। मैंने एक छोटा सा कैमरा मंगाया और तपस्या को दे दिया कि जब वो वहां जाने के बाद कपड़े चेंज करे तो उन कपड़ों में इस कैमरे को जरूर लगा ले और इस कैमरे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
तपस्या मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गई थी। अगले दिन मैंने भी अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया था। जब मैडम के घर से उसे बार ले जाया गया तब मैं भी उन लोगों का पीछा करते हुए उस बार तक पहुंच गई थी। वहां जाने के लगभग आधे घंटे बाद कैमरा ऑन हो गया था, क्योंकि तपस्या ने कपड़े चेंज करने के बाद उसे अपने कपड़ों में फिट कर लिया था। उधर मानसी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी। मैं तपस्या पर नजरें रखे हुई थी। उसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर मर्दों के बीच डांस करने के लिए छोड़ दिया गया था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मासूम बच्ची डांस कर रही थी, मगर सारे दरिंदे उसके इर्द गिर्द उसको टच कर रहे थे। वैसे तो वहां और जवान लड़कियां भी डांस कर रही थी जो बार की ही थी, मगर तपस्या का डांस करना और मर्दों की गंदी नजर उस पर डालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक तपस्या की टक्कर डांस करने वाली ही एक लड़की से हो गई, जब उसके कपड़ों से कैमरा निकलकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर तो मैं भी चौंक गई थी कि अब ना जाने क्या होगा। उस लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैडम, इस लड़की के कपड़ों में कैमरा छिपा हुआ है। न जाने ये यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करने के लिए आई थी। उसी समय वहां पर नाच गाना बंद हो गया। मालकिन आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ तपस्या के मार दिया तो तपस्या जमीन पर गिर गई थी। मैं अभी ये सब खड़ी दूर बेबसी से देख रही थी। उन्होंने तपस्या से कहा कि बता, तेरे पास ये कैमरा कहाँ से आया? बता, तूने क्या क्या रिकॉर्ड किया? तुझे यहाँ किसने भेजा है? अभी वो तपस्या पर एक बार और हाथ उठाने वाली थी जब मौके पर ही वहां पर पुलिस आ गई और इस तरह मैं भी उन सब के सामने आ गई थी। पुलिस ने वहां पर मौजूद कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया, जबकि कुछ लोग पुलिस के आ जाने से जो हड़कंप मचा था उसमें भाग निकले, लेकिन मैडम और उसके कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था। मुझे सामने देखकर मैडम जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुमने ही ये सब किया है रूपाली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारी बहुत मदद की। इस लड़की को तुमने इसकी मजबूरी का रोना रोकर इसे जासूस बनाकर मेरे पास भेजा। मैंने कहा कि नहीं मैडम, मैं आपके साथ ये सब करना नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे तो आपकी किसी करतूत के बारे में पता भी नहीं था। मैं तो आपको बहुत अच्छी और ईमानदार इंसान समझती थी। जब तपस्या आपके यहाँ गई और उसने मुझे आपके यहाँ पर होने वाले एक एक काम के बारे में बताया, तब मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इस लड़की को आप पर भरोसा करके गलत रास्ते पर उतार दिया। आप इस बच्ची का भविष्य बिगाड़ रही हैं, जबकि यहाँ पर आपका एक खुफिया बार चल रहा है। ये फेमस बार आपका है और इस बार के अंदर आप मर्दों के आगे लड़कियों को डाल देती हैं और उनसे पैसे कमाती हैं। और तो और यहाँ पर आपने ड्रग्स का भी गोरख धंधा चलाया हुआ है। ये सारी ही रिकॉर्डिंग हमारे पास है, क्योंकि जो कैमरा मैंने तपस्या के कपड़ों में लगाया था उसमें लाइव वीडियो चल रहा था। आज यहाँ इस बार में जो भी हुआ वो सब पुलिस इस कैमरे के जरिए देख रही है। हम पुलिस वालों को सब कुछ बता चुके थे। उस कैमरे को हमने मानसी के मोबाइल से कनेक्ट कर दिया था और मैं यहाँ तपस्या के साथ चली आई थी। पुलिस वाले सब कुछ देख रहे थे। उन लोगों ने यहाँ आने में देर नहीं की, क्योंकि उन लोगों की गाड़ी बार से थोड़ी दूरी पर ही खड़ी हुई थी और उनके साथ मानसी भी मौजूद थी। इस तरह पूरे सबूत के साथ मैडम को अरेस्ट कर लिया गया था। पूरे शहर में उनकी बहुत बदनामी हुई थी। जितना नाम और पैसा वो अब तक कमा चुकी थी, इस हादसे के बाद वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वो लड़कियों की जिंदगियां तो बर्बाद कर ही रही थी, लेकिन अब वो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने पर भी उतर आई थी। मगर अच्छा ये हुआ था कि उन्होंने तपस्या को अभी तक किसी मर्द के हाथों बर्बाद नहीं होने दिया था। वो उसे आगे के लिए ट्रेन कर रही थी कि आगे चलकर वो उन्हें ज्यादा पैसा कमा कर देगी, मगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरी और मेरी दोस्त की इस बहादुरी से पुलिस वालों ने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया था और हमारी बहुत तारीफ की थी। आखिरकार मेरी वजह से ये सब पॉसिबल हो सका था। तपस्या को मैंने अपनी बेटी बनाकर रखा। मैं उसके साथ उसकी मम्मी के पास गई। मैंने देखा कि उसकी मम्मी की हालत बहुत खराब थी, तभी तो वो अपनी माँ के लिए इतनी परेशान रहती थी और जितने पैसे उसके पास होते वो सारे ही पैसे अपनी माँ के इलाज पर लगा देती। ठीक वक्त पर मैंने तपस्या को बचा लिया था, वरना धंधे करने वाली लड़कियों में एक लड़की तपस्या भी होती। मैंने उसकी माँ का इलाज करवाया। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे और अब मेरी नौकरी भी हाथ से जा चुकी थी, मगर ऊपर वाले ने मेरा पूरा साथ दिया, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई और वहां जब मेरी बहादुरी के चर्चे सबके सामने आए तो वहां से मुझे फाइनेंशियली मदद भी मिली थी। जिन पैसों से मैंने तपस्या की मम्मी का इलाज करवाया था, तपस्या को अपने घर में बेटी बनाकर रखा था और तपस्या के छोटे भाई बहन को भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत सीधी हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। मैंने हमेशा ही तपस्या और उसकी फैमिली का अच्छा चाहा था। ऊपर वाले ने भी मेरा पूरा पूरा साथ दिया।
आज इस बात को कई साल गुजर गए। तपस्या पढ़ लिख कर अब नौकरी कर रही है। उसके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी भी मैंने उठा ली। मेरा बेटा तपस्या को अपनी बहन मानता है और वो भी जवान हो चुका है। वो भी अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा है और मैं भी नौकरी करती हूँ। ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमेशा आप दूसरे लोगों के लिए अपनी नीयत सीधी रखें। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपका साथ दुनिया क्या, भगवान भी देने के लिए तैयार है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।